स्वागत है आप सभी का न्यू प्रगत कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बन रहे हैं जिनमें पॉलिटी का लगातार वेटेज बढ़ता जा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए आज से हम आप सभी के लिए पॉलिटी की विस्तृत क्लास लेकर आए हैं, जिनको आप क्रम से लगातार आपको मिलती जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। आज ये मेरी पहली क्लास है जिसमें हम आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी देंगे, जिसमें हम आपको ये समझाएंगे कि संविधान और राज्य व्यवस्था आखिर हैं क्या। तो आपके मन में एक बार ये सवाल बहुत बार आता होगा कि राज्य व्यवस्था व संविधान एक ही हैं या फिर अलग हैं। तो हम इनको पहले समझते हैं, या एक हैं या फिर अलग हैं। तो जैसा सबसे पहला वर्ड संविधान लिखा है, संविधान, तो संविधान आखिर है क्या, संविधान हम इसको कहेंगे। तो जैसे अगर इसको हम एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो जैसे आपके घर के बहुत सारे नियम कानून होंगे जिसके आधार पर आपका घर चलता होगा, उसी तरह से किसी भी राज्य या फिर किसी भी संस्था या फिर किसी भी देश के लिए बहुत सारे नियम कानून होते हैं जिसके आधार पर उस देश का शासन व्यवस्था चलाया जाता है। तो हम अगर परिभाषा लिखने चाहें तो हम लिख सकते हैं कि नियमों का वह संकलन, नियमों का वह संकलन जिसकी सहायता से कोई भी शासक उस देश या फिर राज्य पर, उस देश पर शासन व्यवस्था को स्थापित करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप संविधान समझ चुके होंगे। मतलब हम ये कहना चाहें कि नियम कानून का वह संकलन जिसके आधार पर कोई भी देश पर कोई भी शासक शासन करता है, उसे हम संविधान कहते हैं। एक शब्द यहाँ पे शासन आया है। अच्छा, शासन से क्या तात्पर्य है? तो शासन एक शब्दावली है जिसका अर्थ ये है कि अगर कोई भी शासक देश के व्यक्तियों पर शासन कर रहा है तो शासन में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, शासन में हमेशा जनता के सार्वजनिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है, जबकि उसका व्यक्तिगत जीवन स्वतंत्र रहता है। जैसे सार्वजनिक जीवन का मतलब ये हुआ कि उसको ऑफिस कितने बजे जाना है, या फिर उसके जो सार्वजनिक काम है, ऑफिस का टाइम क्लोज कब है या फिर लंच कब है, ये सारी चीज़ें आपके संविधान या फिर नियम कानून के अंतर्गत हो सकते हैं। लेकिन एक उसका व्यक्तिगत जीवन होता है, जैसे कि उसे कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे कहाँ जाना है, ये हमारा संविधान या फिर शासक डिसाइड नहीं कर सकता। तो उम्मीद करते हैं कि आप शासन समझ चुके होंगे। तो अगला हम समझते हैं यहाँ पे राज्य व्यवस्था। आखिर राज्य व्यवस्था है क्या? तो राज्य व्यवस्था जिसको हम पॉलिटी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं राज्य व्यवस्था है क्या। तो आपको एक लाइन में समझाते हैं कि जैसे आपके संविधान में एक अनुच्छेद 17 लिखा हुआ है। अनुच्छेद 17 ये बताता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। तो क्या आपको लगता है कि संविधान में मात्र यह लिख देने से अस्पृश्यता का अंत ये चीज़ समाज से खत्म हो सकती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि अगर वहाँ लिखा है अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, यह आपके संविधान की एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। तो हमें परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ी यहाँ पे कि हम अस्पृश्यता किसको कहेंगे, आखिर है क्या, अस्पृश्यता किसको मानेंगे, छुआछूत है क्या, किसको मानेंगे छुआछूत, उसकी परिभाषा। और साथ में अगर छुआछूत एक दंडनीय प्रावधान है तो इसका दंड कितना है, दंड है मतलब सजा है, कारावास है या फिर जुर्माना है या फिर दोनों है। तो मतलब सीधा से है कि हम इसको डिफाइन करेंगे। तो इसको लागू करने के लिए हम समय समय पर अधिनियम लाके आते हैं। तो समय समय पर अधिनियम लेकर आते हैं, अधिनियम, और अधिनियम के अंतर्गत ही हमें डिफाइन कर पाते हैं कि जो आपके संविधान की मूल बातें हैं उनका उद्देश्य क्या है, उनको व्यवहार में लाते हैं। तो अगर हम राज्य व्यवस्था पर भाषा लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि संविधान में लिखी गई बातों को व्यवहार में उतारने की कला ही राज्य व्यवस्था है। संविधान में लिखी गई बातों को जीवन में या फिर व्यवहार में लाना ही राज्य व्यवस्था है। तो अगर हम परिभाषा लिखें तो लिख सकते हैं कि संविधान की बातों को या फिर संविधान के उद्देश्यों को या फिर संविधान के मौलिक उद्देश्य को जीवन में उतारना ही राज्य व्यवस्था है। तो उम्मीद करते हैं कि आप राज्य व्यवस्था समझ चुके हैं। जैसे यहाँ पे अनुच्छेद 17 के लिए एक अधिनियम लाया गया था, अस्पृश्यता निवारण
निवारण अधिनियम 1955। जैसे एक अधिनियम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ऐसे बहुत सारे अधिनियम हैं जो समय समय पर आते रहते हैं। तो एक शब्द आपके सामने आया अधिनियम। आखिर अधिनियम है क्या, अधिनियम कैसे बनते हैं, अधिनियम हम किसको मानेंगे, तो चलिए देखते हैं कि आखिर अधिनियम है क्या। एक शब्द यहाँ अधिनियम लिखा है, अधिनियम। आखिर अधिनियम हम किसको मानेंगे, अधिनियम आते कहाँ से है, तो सीधा से हम कह सकते हैं अधिनियम हमारे 3 तरीके से बनते हैं। जैसे यहाँ पे एक संसद है जिसमें आपका लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति शामिल होते हैं। राष्ट्रपति की सहमति से आपका कोई अधिनियम तैयार हो जाता है। एक आपका सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय। तो जब कभी भी सर्वोच्च न्यायालय आपका सुप्रीम कोर्ट आपके संविधान की व्याख्या करता है, तो संविधान की व्याख्या करते समय बहुत सी परिभाषाएं निकल के आती हैं जिनसे हम अधिनियम का निर्माण कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का कोई महत्वपूर्ण निर्णय है और जिस निर्णय में किसी तथ्य को बताया गया है तो उसको भी हम अधिनियम कह सकते हैं। और एक आपका है गैर संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था, ये भी अधिनियम जारी करती हैं। आपके देश के अंदर बहुत सारी गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं और जो समय समय पर अधिनियम जारी करते हैं। जैसे मानव अधिकार आयोग, ये भी एक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है। जैसे नीति आयोग, ये भी एक संस्था है। तो उम्मीद करते हैं कि आप गैर संवैधानिक संस्था समझ चुके होंगे। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय का मतलब सीधा सीधा ये है, जैसे आप देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर मौलिक अधिकार की व्याख्या करते हुए बहुत सारी बातें कही। जैसे एक व्यक्ति का इंटरनेट उसका मौलिक कर्तव्य है, या फिर सीधा सीधा निजता का अधिकार है, या फिर जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये सारी बातें सर्वोच्च न्यायालय ने तो बताई है। तो मतलब सीधा हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय भी अधिनियम बनाता है, संसद भी अधिनियम बनाता है, और आपके जो देश के अंदर गैर संवैधानिक संस्थाएं ये भी अधिनियम बनाती हैं। तो एक शब्द आपके सामने आया है गैर संवैधानिक संस्थाएं। आखिर संस्थाएं हैं क्या, संस्थाएं कितनी प्रकार की हैं, तो चलिए इसी लगे हाथ आप हम ये भी देख लेते हैं कि आखिर संस्थाएं हैं क्या। तो यहाँ एक शब्द संस्था से आया है, संस्था। तो संस्था जो हमारा देश का कानून व्यवस्था है वहाँ पे 3 प्रकार की संस्थाएं पाई जाती हैं। जो संस्थाएं हैं 3 टाइप की हैं। जैसे अगर हम लिखना चाहें तो एक आपकी है संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, और एक है असंवैधानिक संस्था। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और एक आपका है गैर संवैधानिक संस्था, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक संस्था। तो एक शब्द आपके सामने आया है गैर संवैधानिक संस्था। इसको सुनने में ऐसा लग रहा है कि बहुत खराब संस्था होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम समझते हैं कि आखिर संवैधानिक संस्था है क्या, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख हमारे संविधान में है, जिनके बारे में संविधान में वर्णन किया गया है, उनको हम संवैधानिक संस्था कहते हैं। मतलब जैसे आपका एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 280, जिसमें वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि वित्त आयोग को संविधान द्वारा बनाया गया है और संविधान में इसका वर्णन किया गया है। तो संवैधानिक संस्था वह संस्था है जिसका वर्णन संविधान में हो, वर्णन संविधान में हो। और सीधी सी बात है, जिसका वर्णन संविधान में होगा वो संविधान के अनुरूप तो होगी ही, तो संविधान के अनुरूप तो होती है। और साथ साथ ये कह सकते हैं जैसे आपका अनुच्छेद 280 है, वित्त आयोग बताता है, वित्त आयोग। अनुच्छेद 324 है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। ये सभी संस्थाएं कैसे हैं, संवैधानिक संस्थाएं। और एक आपके सामने लिखा असंवैधानिक संस्था, तो हम सीधे से कह सकते हैं जो संवैधानिक संस्थाएं वो संविधान को फॉलो करती हैं, इनका वर्णन संविधान में है। असंवैधानिक संस्था का वर्णन संविधान में नहीं होता है और ये संविधाएं संविधान के अनुरूप नहीं होती हैं। मतलब ये संविधान के विरोध करते हैं। मतलब ये है कि मौलिक कर्तव्यों का, मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, संविधान को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। और ये संस्थाएं हमारे लिए नुकसानदायी होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं इसमें आपके सभी आतंकवादी संगठन आते हैं। आतंकवादी संगठन, जितने भी देश के अंदर आतंकवादी संगठन हैं, सारे संगठन असंवैधानिक संस्था के अंतर्गत आते हैं, जो संविधान के अनुरूप बिल्कुल नहीं चलते हैं और हमेशा मानव जाति को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला यहाँ पर लिखा हुआ गैर संवैधानिक संस्था। तो गैर संवैधानिक संस्था का तात्पर्य ये है, हम कह सकते हैं एक ऐसी संस्था नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अतिरिक्त है। तो एक ऐसी संस्था जिसका वर्णन संविधान में तो नहीं है लेकिन ये संविधान के अनुरूप चलती है, संविधान को फॉलो करती है, ऐसी संस्था गैर संवैधानिक संस्था कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं संविधान में वर्णन ना हो, वर्णन नहीं है,
संविधान में वर्णन नहीं है। और दूसरी बात यह है, ये संविधान को फॉलो करती हैं, संविधान के अनुरूप चलती हैं, संविधान के अनुरूप होती हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर देखेंगे आप तो नीति आयोग, इसके स्थान पर पहले योजना आयोग था और वर्तमान में नीति आयोग आ चुका है। तो नीति आयोग साथ में मानवाधिकार आयोग है। तो ऐसे बहुत सारी गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं देश के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप संस्था समझ चुके होंगे। संस्थाएं जैसे हमने आपको 3 टाइप की बताई है, एक असंवैधानिक है, संवैधानिक, असंवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं। इसके पीछे हमने देखा था अधिनियम आपके 3 तरह से आते हैं, संसद द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और गैर संवैधानिक संस्थाएं भी अधिनियम जारी करती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप अधिनियम भी समझ चुके होंगे। अगला राज्य व्यवस्था लिखा गया था। तो राज्य व्यवस्था तात्पर्य है कि संविधान को व्यवहार में लाना ही राज्य व्यवस्था कहलाता है, जिसके अंतर्गत यह स्पष्ट होता है कि आखिर अनुच्छेद 17 हमने आपको बताया था, अस्पृश्यता, आखिर अस्पृश्यता आप किसको कहेंगे? अगर दंड है तो दंड कितना है, दंड है या फिर जुर्माना है, दोनों है, इसको कौन परिभाषित करेगा? तो इसी को हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं, जिसके लिए समय समय पर अधिनियम आते रहते हैं। अगला यहाँ पे सबसे पहले हमने संविधान को समझा था। तो संविधान से सीधा अर्थ है कि नियमों व परंपराओं का ऐसा संकलन जो किसी भी देश के शासक को शासन करने में उसकी सहायता करता है या फिर उसी आधार पर उस देश का शासक शासन करता है, संविधान कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरी ये पहली वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों मेरे साथ लगातार बने रहें पॉलिटी को, राज्य व्यवस्था को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। जय हिंद।